हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि आने वाले समय में जल्द ही होने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में 100 प्रश्न होते हैं 200 मार्क्स के, और समय का निर्धारण 2 घंटे का है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 100 प्रश्नों को हल करेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस सीरीज़ में हम लोग, इसका पहला वीडियो है, आगे हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथे सेट पे प्रतिदिन एक एक वीडियो को लेते आएंगे। और जो पहले से हम लोग वीडियो बनाते थे वो तो रहेगा ही। इसके अतिरिक्त यह वीडियो भी काफ़ी सारे मित्रों का अनुरोध था कि बिहार दरोगा के ऊपर भी वीडियो को लाया जाए। तो एजिटेरिया का ये वीडियो है, इस पर देखा जाए। पहले प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रामीण सभ्यता थी, ये तो नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। घोड़े के बारे में तो कुछ प्रमाण मिल रहा है, लेकिन कुत्ते बिल्लियों का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, यह भी ऑथेंटिक नहीं है। सिर्फ चावल की ही खेती नहीं करते थे, बल्कि और भी खेती करते थे। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो एक होगा कि सिंधु घाटी के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। संभवतः इसके पहले कोई व्यक्ति कपास का उत्पादन नहीं किया होगा। कपास के उत्पादन की शुरुआत यहीं से किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न जिसको त्रिरत्न कहा जाता है, में शामिल है। तो जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, यही जैन धर्म का त्रिरत्न है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान देने जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। मैंने जैन संस्थान को जो दान दिया जाता था राजाओं के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, शासकों के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता था चोल अभिलेख के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर है वो चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान दी जाने वाली जो भूमि को पल्ली नाछदम कहा जाता था। तो याद रखेंगे मित्र, इसको गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलन गाई कहा जाता था, वेलन बाई कहा जाता था गाई। और तो ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था भूमि, उसको ब्राह्मण देय कहा जाता था। तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि दान दी जाने वाली, जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पल्ली छादनम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये साधारण सा प्रश्न है कि संस्कृत की बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, विशाख दत्त ने रचा था मुद्रा राक्षस। एक तरह का नाटक है, ये नाटक विधा की शुरुआत संभवतः यहाँ से हुआ था। और मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा की एक उत्कृष्ट नाटक है। इस ग्रंथ में मौर्य वंश के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस नाटक को चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन कहा गया है, कुलहीन कहा गया है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ। तो इसको याद रखेंगे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो कि मुग़ल सम्राट जो बाबर के बाद हुमायूं आए, तो हुमायूं को अपदस्थ करके बीच का जो शासनकाल था वो शेरशाह सूरी का शासन। शेरशाह सूरी ने जनता की भलाई के कई सारे कार्य किए थे, जिसमें एक यह भी कार्य था कि पहला मुद्रित रुपया का प्रचलन शुरू किया शेरशाह सूरी ने। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में
मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? द्वंद्व की शुरुआत कहाँ से हुई? तो द्वंद्व की शुरुआत औरंगजेब के काल में हुआ। अकबर के काल में तो नहीं हुआ था, लेकिन औरंगजेब के काल से इसको शुरुआत को माना जाता है। और 1656 ईस्वी में शाहजादा के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन मराठों और मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू हुआ औरंगजेब के काल में। और 1665 में पुरंदर की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई थी, आगे चलकर की 1680 से लेकर 1707 ईस्वी तक लगातार औरंगजेब जो है वो लड़ता रहा मुगलों से, मराठों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो औरंगजेब होगा। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड रिपन, इसको याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्नों में इसको परीक्षाओं में पहले से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में, इसको हम लोग याद रखेंगे, अवध का विलय हो गया था। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905, इसको याद रखेंगे, कि विरोध में बंगाल ही नहीं, बंगाल से शुरू हुआ और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में यह बढ़ गया था, विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 9 प्रश्न हुए। 10वां प्रश्न, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया? ये तो साधारण सा प्रश्न है। इसके पहले वीडियो में, सुभाष चंद्र बोस वाले वीडियो में, इस पर विस्तृत में हम लोगों ने बात भी की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार रेडियो रंगून से महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कह करके संबोधित किया था, राष्ट्रपिता कह कर संबोधित किया था। 11वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 ईस्वी में। इसे हम लोग याद रखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ज्योतिबा फुले का जन्मदिन भी था। अटला देवी मस्जिद के निर्माण में किस शासक के द्वारा किया गया था? अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया था, इसको याद रखेंगे। अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? उपज का 1/2 भाग था, बहुत अधिक था। कह सकते हैं कि 1/2 मतलब कि आधा, मतलब कि कोई किसान आधा अपना उपज लगान के रूप में दे देता था, भू राजस्व के रूप में दे देता था। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, और उसके बाद है डैश है, कि समानता का वचन देता है। तो समानता की वचन प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास तो है ही, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। बिल्कुल ही आसान है, इसको याद रखेंगे। कई सारे प्रश्नों में परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका था। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को शामिल किया, अपना रिपोर्ट दिया था, लेकिन बाद में इसे और अमेंडमेंट करते हुए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 51 क के तहत इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? अनुसूचित जाति क्षेत्र के जो संरक्षण के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने के किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा
शामिल होता है। तो ग्राम सभा में ये गांव के विशेष रहने वाले व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनके नाम गांव के विशेष पंचायतों के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, वे सभी जो साक्षर है। तो इसमें से सभी लोग शामिल हो जाएंगे, जो भी व्यक्ति जो गांव के विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है वही ग्राम सभा में शामिल होंगे। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा कि ग्राम विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में जो लोग दर्ज हैं वो उस ग्राम सभा के होंगे, क्योंकि मतदाता सूची में शामिल होने का मतलब है कि वो उस गांव के अस्थायी निवासी हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। संविधान के अगला प्रश्न, संविधान में निम्न में कौन सा संशोधन राज्यों के मंत्री परिषदों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो इसको याद रखेंगे, 91 जो संशोधन है संविधान का 91वां, ये संशोधन संविधान के राज्यों तथा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अधिकतम संख्या को सीमित करता है। आगे बढ़ते हैं मित्र 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसमें से देखिए, संघ लोक सेवा आयोग तो संवैधानिक संस्था है, राज्य लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, जो कि पहले नीति आयोग कब बना है? 1 जनवरी, इसको याद रखेंगे, 2015 से अस्तित्व में आया है नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 241 के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का प्रावधान रखा गया है। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। उसी सदस्यों के आम सहमति के द्वारा सदस्यों के बीच किसी भी जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं या जिन लोकसभा में जो दल के नेता होते हैं, जो लोकसभा में जो दल सबसे बड़ा दल होता है जिसकी सरकार होती है, अमूमन उस दल के ही लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और इसका जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो देखा जाए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन और संविधान में उल्लिखित संरक्षण। तो मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, बल्कि उच्चतम न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षक भी है, उनका गारंटर भी है कि मूल अधिकार को पूरा लागू करवाने की गारंटी कौन देता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट देता है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। तो 24वां प्रश्न हमारा है, देखा जाए, हाँ, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा इस देश के त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इसमें दिया है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर कंबोडिया है, जो कि इस ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार, तो लोसुंग सिक्किम का एक स्थानीय त्यौहार है। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप किससे है? बैडमिंटन से है। सूरज ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? 28 नंबर प्रश्न है। तो सूरज ताल झील आपको हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसको याद रखेंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा में यहाँ दिया हुआ है कि परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी अन्य स्थान की अजीविकीय घटक। इसके बाद यह है कि पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। चौथा है, डी नंबर है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। तो यहाँ जीव समुदाय और उसके वातावरण के संतुलित जो तंत्र है, ये उसका सही उत्तर होगा कि जीव जो समुदाय है और उसके से जो वातावरण बनता है और इनके बीच क्या एक जो तंत्र विकसित होता है जो कि संतुलन स्थापित करता है, ये इसका सही उत्तर है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन्य क्षेत्र के कितने प्रतिशत होने चाहिए? भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, पृथ्वी को अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो 33%, एक तिहाई भाग जो है वो वन आच्छादित होना चाहिए, वन से होने चाहिए, ताकि पर्यावरण का जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बना रहे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 33.33%। और इसको राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भी इस चीज़ को बताया गया था कि भारत को, और इसके पीछे भारत अग्रसर भी है, लगातार कृत्रिम वनों को बनाया जा रहा है। कृत्रिम वनों को उन क्षेत्रों में जहाँ पे पेड़ की संख्या कम है या फिर वैसे क्षेत्र जो कि मरु जगह है, उस जगहों को विकसित करके वहाँ पे वन लगाए जा रहे हैं ताकि इस प्रतिशत के आसपास पहुँचा जा सके और इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो कि अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो क्यों निर्भर होते हैं? जल संग्रहण के लिए, जल ग्रहण करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक मदद हेतु, छाया प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पौधे विकसित होने वाले जो पौधे होते हैं अन्य पौधों पर यांत्रिक मदद करने के लिए वो लोग उस पर कह सकते हैं कि निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, स्थापना वर्ष दिया है। सिमलीपाल 1994 दिया, कंचनजंगा 2002, नारेक 1988, पन्ना 2011। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, चूँकि कंचनजंगा जो है वो 2002 में नहीं हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर, बाकी सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं कौन है? कंचनजंगा है। निम्नलिखित क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? क्षेत्रीय भाषा में, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें निर्णय, चूँकि हम जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला हाई कोर्ट, ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न है ये। तो केरल हाई कोर्ट के द्वारा जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है मलयालम, उसमें अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला भारत का हाई कोर्ट बन गया है केरल हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है? तो इसको हम लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस ऐप को
जारी किया गया है। यह स्वच्छता कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण हेतु इस ऐप को बनाया गया है और यह ऐप का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। हाल ही में संगम नौसेना का अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो अमेरिका के साथ किया। ये तो आसान अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 36वां प्रश्न है। ILO में शामिल होने वाला 187वां देश 187 कंट्री कौन सा है? न्यूनतम कंट्री कौन सा है? 87वां देश कौन सा है? तो टोंगा को अभी सबसे लेटेस्ट इसको शामिल किया गया है इसमें। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन फिजी में किया गया और इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो भारत की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले ये हुआ था, इसमें अपना प्रतिनिधित्व किया था। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये तो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में एक बहुत अच्छी मदद पहुंचाई थी, मानवीय मदद पहुंचाई थी। और आगे चलते हैं। 39 प्रश्न है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका है। अमेरिका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न के ऊपर तरफ। तो 40वां प्रश्न हमारा है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान देश का GDP दर 23-24 जो अभी चल रहा है, GDP दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6 से 6.6, इसको याद रखेंगे। 6 से लेकर के 6.8 रखा गया है उत्पादन। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन में याद रखेंगे पूरे विश्व में पहला स्थान भारत का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो अंशु कुश्ती से है इनका संबंध। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउंस को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन से हैं? तो विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रश्दी हैं, जो कि काफ़ी चर्चित हैं और कुछ मामलों में विवादित भी माना जाता है इन्हें। और अभी इंग्लैंड में एक निर्वासित जीवन को जी रहे हैं। सैटेनिक वर्सेस इनकी एक पुस्तक थी जो कि काफ़ी विवादों में आ गई थी। उसके बाद इनके ऊपर ईरान के उस समय के सबसे धार्मिक नेता जो थे आयतुल्लाह खोमैनी पहली बार इन पर फतवा लगाया। उसके बाद कई सारी और संगठनों तथा मुस्लिम नेताओं ने इन पर फतवा जारी किया था। उसके बाद से ये इंग्लैंड में अपना निर्वासित जीवन जीते हैं और उन्होंने अभी एक विक्ट्री सिटी नाम की पुस्तक लिखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्र 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न है कि विश्व कैंसर संस्थान विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और विश्व कैंसर दिवस का थीम इस बार था क्लोज द रेयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ये इस बार का थीम रहा है इसका। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्र 46 प्रश्न की तरफ। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किसके प्रतिमा से, ये भी प्रश्न अगर पूछा जा सकता है तो इसका संबंध BR अम्बेडकर की प्रतिमा से है, इसको याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज किस अगर बड़े महापुरुष
को समर्पित किया गया है? तो बी आर अम्बेडकर, इसको हम लोग याद रखेंगे। बी आर अम्बेडकर से इनका संबंध है। और ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं मित्र। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो नई दिल्ली 2023 के हाल के रिपोर्ट के अनुसार अभी भी भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक, मेघालय फागू चौहान, झारखंड सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र गणेश लाल। तो ये देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये राज्य और ये राज्यपाल हैं। तो कौन से अभी सही नहीं है इसमें? तो महाराष्ट्र की गणेश लाल ये सही नहीं है। महाराष्ट्र का राज्यपाल अभी रमेश बैस को बनाया गया है। इसको याद भी रख लेंगे कि ना महाराष्ट्र के कौन है अभी? रमेश बैस हैं। इसको याद रखेंगे, रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्र। हाल ही में तुलसीदास बलिराम का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो खेल से था। और खेल में भी अगर ये पूछा जाए कि किस खेल से थे, तो ये फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने समय के। और बाद में इन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको कोचिंग वगैरह की भी काफ़ी दिया था। तो इनका योगदान काफ़ी रहा है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि इनका संबंध फुटबॉल से तो है, खेल से तो है ही। और खेल में किस खेल में है? तो फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता वर्मा को बनाया गया है। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा भोपाल। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 200वीं जयंती। ये भी काफ़ी अखबारों की सुर्खियाँ रही थी और कई कार्यक्रम किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो हुबली में किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति अभी कौन है? रामचंद्र पैडोल है। इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में याओ शोंग उत्सव मनाया गया? तो 55 प्रश्न है ये। मणिपुर का यह उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है अप्पा साहब धर्माधिकारी को। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग याद रखेंगे। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं, जो कि वंदे भारत ट्रेन, जो कि अभी भारत के सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है, सेमी बुलेट ट्रेन कहा जाता है, उसको संचालित करने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर है। 58 नंबर में रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसको याद रखेंगे। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। काफ़ी दिनों से है, क्योंकि जूट की जो खेती करने के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए, वो मिट्टी पश्चिम बंगाल में उपयुक्त मिट्टी है, जिसके कारण जूट के उत्पादन में पूरा बंगाल क्षेत्र, जो कि बांग्लादेश और भारत के जो क्षेत्र हैं, ये जूट उत्पादन के लिए काफ़ी अग्रणी राज्य हैं। किस भारतीय राज्य का अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से लगने वाला सबसे बड़ा सीमा अरुणाचल प्रदेश का सीमा है। भारत के उत्तर मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है।
तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न पर। तो 62वां प्रश्न क्या है हमारा? कॉफ़ी पोर्ट नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी पोर्ट नाम से जाना जाता है साओ पाउलो को, सेंटोस को, मैनचेस्टर को, इनमें से कोई नहीं, तो सेंटोस को माना जाता है। 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी जो चोटी जो वो कुमाऊं रेंज का है। कुमाऊं रेंज जो हिमालय का कुमाऊं रेंज है उसका भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वारा निर्मित है, सुनामी द्वारा निर्मित है, ज्वालामुखी द्वारा, तो प्रवाल के द्वारा निर्मित है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। और आगे बढ़ते हैं मित्र। अब अगला प्रश्न दिया है कि भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। भार का मतलब क्या होता है कि कोई भी पृथ्वी जो है जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको भार कहा जाता है। तो जिस बल से, तो यहाँ बल क्या होता है? तो बल मतलब कि बल की परिभाषा SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछने को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ये डायरेक्ट ना कह करके। तो भार को पहले हम लोग समझेंगे कि भार होता क्या है। तो भार उसे कहा जाता है, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे ही भार कहा जाता है। तो बल का मात्रा SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन होता है। और जो SI मात्रक होता है वो दो तरह का होता है। मात्रक की पूरी जो श्रेणी होता है दो तरह के भागों में बांट देते हैं हम लोग, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक को इसको याद रखना होगा। मूल मात्रक कुल 9 होते हैं, जैसे कि लंबाई के लिए मीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है, ताप के लिए केल्विन होता है, पदार्थ की जो मात्रा होती है वो मोल में मापा जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है, जो ठोस कोण होता है, समतल कोण होता है उसको रेडियन में, और ठोस कोण जो होता है वो स्टेरेडियन में। तो इस प्रकार मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 9 है। इसे हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं 67। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग में लाया जाता है? तो पेरिस्कोप इसको कहा जाता है। इसके एक यंत्र है जिससे का उपयोग पनडुब्बी में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 68। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी क्या होगी? उसकी ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाएगी, कम तो होगी नहीं, नियत भी नहीं रहेगा। जब कार्य धनात्मक होगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। जब दूरी बढ़ेगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, नज़दीक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। 70वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं, तो ये कार्य कैसे करेंगे? एक साथ तो करेंगे नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, आवृत्ति, तरंग दर, माध्यम। तो माध्यम नहीं है, बाकी तीनों क्या है? तरंग की विशेषताएं हैं। एक तरंग इस तरह का तरंग होता है, तो एक आयाम भी होता है, आवृत्ति होता है कि 1 सेकंड में कितनी तरंग उत्पन्न होता है, तरंग दर होता है ये उसका शीर्ष भाग से शीर्ष भाग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको लैम्डा से हम लोग सूचित करते हैं, आवृत्ति एन से सूचित किया जाता है। तो सिर्फ माध्यम इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारे इसकी विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है?
तो कौन सा विपाक रासायनिक परिवर्तन है, आप देख सकते हैं दूध से दही जमना है, रासायनिक परिवर्तन है। ये आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन ने सबसे पहले, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले दिया है। उसके बाद गोल्डस्टीन, बोर्स या रदरफोर्ड, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन जो मूल जो कंसेप्ट था, जो मूल संकल्पना थी, वो डाल्टन के द्वारा ही, और उन्होंने ही सबसे पहले परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। 74 प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में होता है गैलियम होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे 2 1 2 1 8 2 8 3, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सबसे पहले जो ऑर्बिट होता है उसमें 2 रखेंगे, 2 के बाद 8 होना चाहिए, ठीक है, 2 8, उसके बाद फिर उसके बाद 18, ऐसे करके होता है 2n²। एक फार्मूला पर हम लोग इसको ले करके चलते हैं। तो यहाँ पे 2 और 6 ये किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दिख रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक भार के तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? 76 प्रश्न है। तो परमाणु जो क्रमांक है वो मूल विशेषता माना जाता है। भार की तुलना में परमाणु क्रमांक को मूल विशेषता, परमाणु क्रमांक के ही आधार पर अभी जो बनाया गया है सारणी, उसको क्रमांक पर रखा गया है। पहले जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु द्रव्यमान पे बनाई थी, जिसमें काफ़ी सारी खामियां देखने को मिली, जिसे सुधार करके परमाणु क्रमांक पे रखा गया है। तो तत्व के भार के तुलना में मूल विशेषता किसे माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 78, यदि किसी लवण में का पीएच मान, यदि किसी लवण का जो पीएच मान है 0 है, तो वह लवण कौन सा लवण है? तो वह लवण सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस होगा। एसिड तो काफ़ी सशक्त होगा, लेकिन बेस कमज़ोर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 79 प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? 79, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, और क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं। क्षार जल में H2 आयन तो होगा ही नहीं, जल में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। 80वें प्रश्न, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हीलियम। हीलियम कितना होता है इसका? 2, हाइड्रोजन के बाद हीलियम रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो अधातुओं का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ में होता है? तो खाद में होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिससे कपड़ा धोया जाता है। सोडियम क्लोराइड पता है NaCl खाने का नमक है। और सोडियम थायोसल्फेट क्या है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है इसका। तो इस प्रकार ये चारों ऑप्शन को भी जानना यहाँ पे ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं।
हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी, तो हीमेटोलॉजी का बहुत ही आसान सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रक्त संबंधी है, ब्लड से के जो लोग का अध्ययन होता है उसी को कहा जाता है हीमेटोलॉजी कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं में संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मो, देखिए पहले इसमें का ऑप्शन क्या क्या दिया है, साइटोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस होगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है हमारे शरीर में? तो यहाँ देखें हम लोग एडिपोज ऊतक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा एडिपोज ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या है? ये कई बार अलग अलग प्रश्नों में पूछा जाता है। सबसे अधिक पादप में क्या चीज़ पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन हर एक रूप में पाया जाता है। इस प्रकृति में कार्बन सबसे अधिक पाए जाने के कारण यही है कि इसकी इतनी अधिक प्रचुरता है, लगभग हर रूप में कार्बन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर कार्बन होगा। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मेंडल ने किया था, ग्रेगर मेंडल। इसको याद रखेंगे हम लोग। 88 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 89 प्रश्न। जोक निम्नलिखित में से किस संधि से संबंधित है? तो जोक क्या है? एनिलिडा है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट्स दांत पाए जाते हैं? होमोडोट दांत किस में पाए जाते हैं? मछलियों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित अब 91वां प्रश्न। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम लोग याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम लोग याद रखेंगे HCl। या मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है। 92वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? यहाँ देख लीजिए, चेचक क्या है? विषाणु जनित है। इन्फ्लुएंजा भी विषाणु, खसरा, तपेदिक सिर्फ विषाणु जनित नहीं है। या रोग ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ये बाकी सब वायरस के द्वारा होता है। 93 प्रश्न। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का PC महानोबोलिस को बनाया गया था। इसको हम लोग याद रखेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये कई सारे प्रश्नों परीक्षाओं में से पूछा जाता है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी क्षतिपूर्ति हेतु किसके द्वारा प्रयोग में किया जाता है? किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के द्वारा किया जाता है। इसमें ज़्यादा ये होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 96। यदि 39 और 56 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 54 और 36 के बीच तृतीय समानुपाती y है, तो 6x और 13y का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, व्याख्या बाद में करेंगे। इस दो देख लीजिए, अगर इसको बना रहे हैं आप लोग तो 2.3 होगा। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर आवर है और विश्राम सहित
बस की गति 48 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम के लिए रुक रही है। ठीक है, तो इस तरह को प्रश्नों का इसका उत्तर क्या होगा, 15 मिनट होगा। इसके हम लोग विस्तृत जो प्रश्न बनाने का मैथ का जितने भी प्रश्न हैं इसको हम लोग एक अलग से सारे सेट के मैथ को एक साथ लेकर के उसको विस्तृत रूप में से बना करके आप लोगों को सिर्फ बनाया जाएगा, बल्कि जो भी इसका गुण धर्म है वो भी बताया जाएगा, ताकि इस तरह के आधारित अगर प्रश्न आता है तो उसका सही उत्तर कैसे होगा और कैसे आप इसे बनाएंगे ये भी आप सीख पाएंगे। 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी तरह 99 प्रश्न ए होगा। इस पर हम लोग गणित पर हम लोग पहले ही मैं बता रहा हूँ कि गणित पर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे होगा। तो गणित वाले सारे जो 6 से 7 प्रश्न है, नहीं 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न को का हल हम लोग इस सेट में, आगे वाले सेट में, उसके आगे वाले सेट में सारे प्रश्नों को एक साथ एक गणित के ही लिए अलग से सेट बना करके उसमें हम लोग हल करेंगे। और जहाँ भी कोई दिक्कत होगी अगर किसी भी मित्र को गणित के किसी भी सेक्शन पे, तो जो कमेंट्स करेंगे उस पर हम लोग उस पाठ को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो 100 का आंसर क्या होगा, 1800 होगा, सी, ऑप्शन सी होगा। तो यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना राय ज़रूर देंगे, और आगे फिर हम लोग दूसरे सेट को लेकर के आएंगे बहुत जल्द, कल या फिर परसों। तो जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले मित्र हैं जल्दी जल्दी चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।